अगर समझो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, अरे डुफ कोलाइड हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं, उफ कोलाइड। कितना टाइम टी लग रहा है, कितना टाइम टी लग रहा है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। ये कॉपर एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जो भी बोल रहा है ओम्स लॉ है वो गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना बी बढ़ेगा उतना आई बढ़ेगा, जितना बी कम होगा उतना आई कम होगा। सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज जॉनथन मैथ्यू, या आप सब लोग मुझे प्यार से जॉनी बुलाते हो। एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट नोवा। और हम लोग अपने कॉन्सेप्ट ट्रिक्स को कंटिन्यू करे जा रहे हैं और आज हम लोग ओम बाबा जी के दर्शन करेंगे, है ना। ओम बाबा जी ने जो हमको एक बेहतरीन लॉ दिया था, ओम्स लॉ, मतलब इसको कई बरसों से यूज किया जा रहा है, हमारे कई सर्किट एनालिसिस में यूज किया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग थोड़े बहुत ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, इसके कितने भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे। एंड आई होप सो आपको ये कंसेप्ट ट्रिक्स पसंद आ रहा है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड विथ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले आप मुझे तो जानते ही हो, माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू, आप मुझे प्यार से जॉनी सर बोलते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ से हम लोग पहले घुसने से पहले ओम्स लॉ में जो भी पैरामीटर्स लगते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप बोलते हो V इज इक्वल टू आई आर, वो उसका ओम्स लॉ नहीं होता है, वो तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। तो इसमें I क्या होता है, R क्या होता है, V क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट, बिजली, है ना। बिजली जो हम लोग बोलते हैं वो एग्जैक्टली क्या है, वो इट्स बेसिकली तुम्हारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर समझो आपका कोई तो चार्ज यहां पर फ्लो कर रहा है Q, यहां पर आपका कोई तो Q चार्ज आपका फ्लो कर रहा है और ये Q चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करना चाहता है, ये पर्टिकुलर एरिया A से फ्लो करना चाहता है। तो ये पर्टिकुलर Q को ये एरिया से क्रॉस करने के लिए कितना टाइम T लग रहा है, कितना टाइम T लग रहा है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। समझ में आया? इतना तो हम लोग को क्लियर है। मतलब एक और बार मैं बोलता हूं, ये चार्ज Q को ये पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम T लग रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। या इसको अगर मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर मुझे लिखना है तो मैं बोलूंगा दैट इलेक्ट्रिक करंट I, मैं I से रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, अमाउंट ऑफ चार्ज Q फ्लोइंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शन एरिया A इन पर यूनिट टाइम T। समझ में आया? ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप लोग ने छोटे क्लासेस में भी सीख के रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा डब्बा करके रखते हैं। तो हम लोग को करंट के बारे में आपको यहां पर पता चल चुका है कि करंट एग्जैक्टली क्या है। फिर अगेन इसमें हम लोग बहुत सारे SI यूनिट्स वो सब लिख सकते हैं, वो मैं इसमें ज्यादा बढ़ नहीं रहा हूं। हम लोग इसको कूलम पर सेकंड लिखते हैं एंड ये अपना एम्पियर होता है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज आपको तो पता ही है, मैं बस आपको ब्रशअप करवाना चाहता था कि एग्जैक्टली क्या है। तो हमको इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो एग्जैक्टली हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं। तो हम लोग को इतना पता चल गया, ओके। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अभी आपको दिख रहा होगा एक तो एकदम सुंदर डायग्राम बना के रखा है, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो आपका एक बेसिक सा इंग्लिश टर्म होता है। रेजिस्टेंस आपका एक बेसिक सा इंग्लिश टर्म होता है, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट अपना क्या था, देखो करंट अपना क्या था, यहां पर करंट जो था वो फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते थे ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते थे। ये चार्ज को रोक के रखने के लिए, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करके रखने के लिए, मतलब ऐसा समझो कि आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आगे कुछ गाड़ी नहीं है तो आप एकदम स्पीड में जाते हो, है कि नहीं। अगर आप ऐसे गाड़ी फुल एक्सीलरेशन एकदम स्पीड में भगा के लेके जाते हो क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। बट इसमें हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस इज बेसिकली ट्रैफिक। बट अगर समझो आप एकदम ऐसा गाड़ी लेके चला रहे हो, एकदम गाड़ी में बैठे हो, मैं मुंबई से आता हूं तो बहुत ट्रैफिक होती है, तो मैं ऐसा चला रहा हूं गाड़ी, बट आगे तो बहुत गाड़ी है, तो मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकता, बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, बहुत ट्रैफिक होने के मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो ये बेसिकली आपका रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? ये होता है आपका रेजिस्टेंस की ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, अभी ये जो गाड़ी वाला एग्जांपल है, इसको हम लोग ये वाला डायग्राम में हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो ऑरेंज कलर का जो मार्क है, ये जो ऑरेंज कलर का जो मार्क है ना, वो मेरा कर्नल्स है, अब ये कर्नल्स मतलब क्या होता है, अच्छा बताते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो मालूम है कि ये जो मैंने सिलिंड्रिकल शेप लिया है ना, वो मेरा कंडक्टर है, वो मेरा क्या है, मेरा कंडक्टर है। अच्छा, ये कंडक्टर एक वायर से कनेक्टेड है और यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड है और उसको मान लो ये मेरा V वोल्ट का मेरा बैटरी है। अच्छा, तो करंट वो सब फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको अपना बात समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो करंट अपना पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल आपका फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। यस, इतना आपको मालूम है, ठीक है। अभी देखो हो क्या रहा है, अगेन ट्रैफिक वाले एग्जांपल से हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जा इधर रहा है ना, ये डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये पॉजिटिव कर्नल्स क्या होता है, अच्छा कंडक्टर जो है मेटल कंडक्टर, इसको मान लेते हैं, इसको मेटल कंडक्टर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये
कॉपर है, ये अपना कॉपर है, ठीक है, कॉपर एटम, कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल से आपका ये मेटल बना है, इसमें बहुत सारे कॉपर एटम्स होंगे, अग्रीड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर से आएगा? सिंपल सी बात है ना, वो एटम से ही तो आएगा। तो इतना समझ लो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब समझो ये मेरा कॉपर एटम है, ये मेरा कॉपर एटम है, ये मेरा कॉपर का एटम है। ये कॉपर एटम में से, ये कॉपर एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इतना समझ में आ रहा है? और ये जो चीज है, ये जो चीज आपका जो Cu प्लस बन जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपका कर्नल, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव कर्नल। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव, ये जहां पर जो ऑरेंज कलर का जो चीज है ना, उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, और ये कर्नल आपका बेसिकली ट्रैफिक है। तो इतना समझ लो, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, टकरा रहा है, डूम डूम करके कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डूम करके टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, अरे कोलिजन हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये कोलिजन बेसिकली आपका रेजिस्टेंस है। तो अगर समझो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, अरे डुफ कोलाइड हो गया, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं, उफ कोलाइड हो गया। तो ये एग्जैक्टली होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस का खेल ही यही है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है और उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते बैठना है, कोलाइड होते हैं, कोलिजन हो रहा है। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कंसेप्ट होता है, उसको हम लोग करेंगे कवर, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, उफ कोलाइड हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, उफ कोलाइड हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये कोलिजन आपके कर्नल से होते बैठ रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी इसका कोलिजन होते बैठ रहा है। अच्छा, इतना समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस हम लोग को समझ में आया। बट अगर रेजिस्टेंस को अगर मुझे थोड़ा बहुत और मैथमेटिकली लिखना है, देन रेजिस्टेंस R is basically the ratio of potential difference applied upon current, potential difference applied upon current। समझ में आ रहा है? This is the mathematical expression। अभी आप बोलोगे ये तो ओम्स लॉ हो गया, ये तो ओम्स लॉ हो गया। नहीं, ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ अपना नहीं है। दिस इज नॉट ओम्स लॉ। ये जो भी बोल रहा है ये ओम्स लॉ है, वो गलत है। ओम्स लॉ हम लोग को क्या बताता है? हम लोग को थोड़ा बहुत तो नॉलेज हम लोग को मालूम है, उसके मैं आपको बोल रहा हूं, हम लोग कवर करेंगे। ओम्स लॉ ये बताता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड इसमें आर आपका कांस्टेंट होता है। ये वाले डेफिनेशन में मैंने कब बोला कि आर आपका कांस्टेंट है? आर कांस्टेंट है करके मैंने कब बोला? ये तो क्वेश्चन मार्क है। समझ में आ रहा है? ये तो आपका वेरिएबल आर भी हो सकता है। तो मैं वही बोल रहा हूं, ये जो डेफिनेशन है, ये बस मैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओम्स लॉ, दिस इज नॉट ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ हो सकता है अगर आर आपका कांस्टेंट होगा तो। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर किया है। मैं आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं, नहीं समझे मैं आपको फील दे दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन ही बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट acceleration from one point to another along any path between two points। अब भाई ये क्या है भाई, पूरा दिमाग के अंदर दही हो चुका है। इसको थोड़ा आसान करते हैं, ठीक है। इसके लिए आसान करने के लिए मैं यहां पर एक विजुअलाइजेशन लेके आया हूं। ये विजुअलाइजेशन में हो क्या रहा है, देखो चल क्या रहा है, मैं बताता हूं। तो यहां पर मेरे पास एक टम्बलर 1 है, जिसमें आपके पास ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये पाइप से कनेक्टेड हो चुका है, ये पाइप से कनेक्टेड हो चुका है, हाँ ये पाइप से कनेक्टेड हो चुका है। और ये जो है इसमें कम पानी है। तो आप जाहिर सी बात है, इसमें आपका ज्यादा पानी है, इसमें आपका वाटर जो है वो आपका ज्यादा है, वो आपका वाटर जो है आपका ज्यादा है कि नहीं? वाटर जो है आपका ज्यादा है। ओके, देखो मैं क्या लिख देता हूं, हाँ वाटर जो है आपका ज्यादा है, इधर आपका वाटर जो है वो आपका कम है। तो फ्लो किधर से किधर होगा? फ्लो इधर से, ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम हायर वॉल्यूम ऑफ वाटर टू लोअर वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपका फ्लो इस तरफ होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा। मतलब आपका पानी का फ्लो हमेशा ऐसा होगा, इधर ऐसे गिरेगा, ये ऐसा गिरेगा, है ना, ये ऐसे गिरेगा। अच्छा, अभी दूसरा सिनेरियो लेता। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि दोनों का पानी का लेवल सेम हो चुका है, दोनों का पानी का लेवल आपका सेम हो चुका है। तो ये वाले केस में क्या कुछ फ्लो होगा? नहीं, तभी फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? पानी को फ्लो करने के लिए कुछ तो एक डिफरेंस, वाटर लेवल डिफरेंस होना इंपॉर्टेंट है। ये सेम चीज हम लोग बैटरी या सर्किट में भी यूज करते हैं। ये अपने दिमाग में थोड़ा डर लगा के रखो। समझ में आया? ओके, इतना समझ में आया होगा। तो इसमें कैसा है कि देखो कि जब भी आप सर्किट बनाते हो, ये देखो, ये आपका सर्किट है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका हुआ, और इधर आपका समझो कुछ तो आपका रेजिस्टेंस कुछ तो लगा है, ठीक है। इसका भी हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। तो अगर समझो मैं बोल रहा हूं ये मेरा V वोल्ट का बैटरी है। अगर ये मेरा V वोल्ट का बैटरी है, ये जो वोल्टेज, ये V मेरा अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है? अगर समझो ये बंदा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये समझो मेरा V वोल्ट में है, V पोटेंशियल में है, और वैसे ही ये मेरा नेगेटिव वाला टर्मिनल मेरा 0 पोटेंशियल में है।
तो इन दोनों के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज डेल्टा वी मेरा कितना हो रहा है, दैट इज बेसिकली मेरा v माइनस जीरो विच इज इक्वल टू v। तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से एक डिफरेंस पैदा हो रहा है, उसके लिए चार्जेस फ्लो कर पा रहे हैं, और वो चार्जेस फ्लो होने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या मैं पूरा तरह से क्लियर हूं? यस यस, ठीक है। तो अब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी भी समझ गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, अब बताते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला, ओम्स लॉ इज बेसिकली defines that the potential difference applied across a conductor, अच्छा, potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing through it provided, अच्छा, ये वाला जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, provided all physical conditions and temperature remains constant। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि अगर आपने फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रखा तो रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस आपका टेंपरेचर और फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे। दैट इज व्हाई इसने बोला है फॉर ऑर्डर फॉर ओम्स लॉ टू बी ट्रू, आपका फिजिकल कंडीशंस और टेंपरेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। एम आई बीइंग वेरी क्लियर विद दिस? ठीक है। तो वैसे हम लोग इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या बताता है, दैट आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, आपका पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट से। मतलब क्या कि आपका अगर समझो ये मेरा आपका सर्किट है, ये मेरा V वोल्ट का बैटरी है, ये मेरा V वोल्ट का बैटरी है, और ये आपका समझो मेरा इधर कुछ तो रेजिस्टेंस है ना, ये मेरा V वोल्ट का बैटरी है। तो इधर आपको V लग रहा होगा, इधर आपको जीरो पोटेंशियल लग रहा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर अभी भी, इधर आपका V लग रहा है। समझ में आ रहा है? सो द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू। समझ में आया? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू I इंटू R, और ये R आपका जो होता है, ये R जो होता है ये आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? सो ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड इफ R इज कांस्टेंट। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड इफ R इज कांस्टेंट। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अभी मैं इसको थोड़ा लैब विजुअलाइजेशन आपको देना चाहता हूं कि ओम्स लॉ एग्जैक्टली क्या है। जरा समझो, अगर मेरे पास V वोल्ट का बैटरी है, मेरे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस R है, इसको बल्ब मान सकते हो, तो इसके अक्रॉस आपका V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, या डेल्टा V बोल लेते हैं ना, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, है ना। तो देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो। तो अगर समझो मैंने रेजिस्टेंस को मुझे कांस्टेंट रखना है, रेजिस्टेंस समझो मेरा 2 ओम है, और मैंने वोल्टेज अप्लाई किया 6 ओम, मैंने वोल्टेज अप्लाई किया 6 ओम। तो 6 ओम अगर अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे करंट कितना आना चाहिए, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको? बेसिकली मेरा फॉर्मूला क्या आता है, मेरा फॉर्मूला मेरा आता है V इज इक्वल टू आई आर आता है ना। मुझे V मेरा 6 है, ये मेरा करंट मेरा I है, और R मेरा 2 है। तो मुझे I कितना आ रहा है, बेसिकली V बाय R करना है, तो मुझे I मिलेगा, तो इधर I का वैल्यू 3 मिलेगा, तो यहां पर मुझे 3 मिल रहा है। अभी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखो। अभी देखो क्या हो रहा है, अगर मैंने वोल्ट को 12 कर दिया, अगर मैंने वोल्ट को 12 कर दिया, तो कितना करंट होना चाहिए रेजिस्टेंस 2 होने के लिए? तो बेसिकली ये 6 होगा। देखो मैंने जैसे बोला था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा, जितना V कम होगा उतना I कम होगा। तो देखो 6 डबल हुआ, उसके लिए 12 हो गया, वैसे ही 3 भी डबल होगा, उसके लिए 6 हो गया। अगर समझो इसको मैंने 100 कर दिया होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 50, और ये अभी भी 2 होता। दिस इज बेसिकली आप लैब में जो करते हो इसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी ग्राफ जो है वो तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। देखो ग्राफ कैसा है कि ये V है मेरा इधर, और ये मेरा I है इधर, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे V इज इक्वल टू आई आर हमारा इक्वेशन आता है, V इज इक्वल टू आई आर हमारा इक्वेशन आता है ना। ये मेरा Y है, और ये मेरा इसको मैं बोल सकता हूँ MX वाले फॉर्मेट में बोल सकता हूँ। ठीक है, रुको, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसको RI लिख देते हैं, ठीक है, RI लिख देते हैं। और ये ऐसा वाले फॉर्मेट में आ रहा है, ऐसे वाले फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप यहाँ पर R मेरा क्या आ रहा है, R यहाँ पर मेरा स्लोप आ रहा है। तो अगर आप देखोगे Y का वैल्यू 0 डालोगे, और Y का वैल्यू जब 0 डालोगे तो X भी आपका 0 आ रहा है। तो बेसिकली ओरिजिन से शुरू होंगे, तो ओरिजिन से शुरू हुआ, और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आता है। अच्छा, अभी ये जो स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, दैट इज बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है ना, क्योंकि ये अपना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब भी ऐसा आपका रिलेशन आता है आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और अगर समझो ये आपका थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो आपका जो स्लोप बन रहा है ना, जो आपका स्लोप बन रहा है ना थीटा, वो आपका tan थीटा होगा, वो आपका tan थीटा होगा, वो आपका स्लोप होगा, और ये आपका होगा रेजिस्टेंस। तो अगर समझो अगर आपका कोई ग्राफ है, वो ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है, और अगर उसका स्लोप मिल गया, वो आपको उसका रेजिस्टेंस देता है।
अभी एक और देते हैं। अगर समझो मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया, v को मैंने x एक्सिस में डाला, i को मैंने y में डाल दिया, इधर मैंने i डाल दिया है, इधर मैंने v डाल दिया है, बट अभी भी जो है आपका लीनियर ग्राफ ही बनेगा, इधर से ऐसा ही बनेगा, और आपका जो है ये थीटा एंगल बना रहा है। बट दिस टाइम आपको एक बात ध्यान देना है कि आपका जो स्लोप थीटा है वो आपका tan थीटा इज इक्वल टू आई बाई वी बनेगा। इधर देखो आपने v बाई आई किया था, उसके लिए r मिला था, इधर आप i बाई वी करोगे, ये आपको 1/r मिल रहा है, ये बात ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, समझ में, इसको हम देखेंगे आगे। सो ये हम लोगों ने ग्राफ भी यहां पर डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अभी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ जैसे कि मैंने बोला वो हर जगह वैलिड नहीं होता है, वो आपका बस ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ये आपका बस ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड होता है, ओमिक कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, जो मतलब ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, तो देखो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, फर्स्ट वाला मैं दिखा देता हूं जरा। देखो फर्स्ट वाला ये है कि अगर देखो ये अपना v है, ये अपना i है ना, ये अपना v और i है, ये ऐसा होगा और इधर कर्व हो जाएगा, इधर आपका कर्व हो जाएगा। तो इट्स बेसिकली हायर करंट वैल्यूज में आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। देखो इधर तक आपका ओम्स लॉ फॉलो हो रहा था, इधर आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट का वैल्यू बढ़ चुका है या टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, उसके लिए आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। दिस इज वन लिमिटेशन। दूसरा है जो आप सेमीकंडक्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे, ये अपना I है, ये अपना V है, आप सेमीकंडक्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ोगे, ये जो ग्राफ है आपका एक सेमीकंडक्टर का ग्राफ होता है, इट्स बेसिकली इसका ग्राफ समथिंग ऐसा होता है और इधर आके ऐसा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अगेन ये भी आपका लीनियर ग्राफ नहीं है, ये आपका एक सेमीकंडक्टर का होता है, ठीक है, ये आपका सिलिकॉन का हो सकता है, सिलिकॉन। दूसरा है आपका गैलियम आर्सेनाइड का हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ समथिंग लाइक ऐसा होगा, ऐसा होता है गैलियम आर्सेनाइड। अगेन ये भी होता है I और V होता है V, समझ में आ रहा है, ये आपका गैलियम आर्सेनिक का होता है, गैलियम, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दो कोई भी आपको ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, ये सब आपके नॉन ओमिक बिहेवियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक ग्राफिकल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे और हम लोग ओम्स लॉ को यहां पर बंद कर देंगे, और इसके जो क्वेश्चंस है और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो मैं आपको जरूर लेके आऊंगा, और उसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। एक जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेंगे एंड फिर वील मूव ऑन, ओके। तो समझो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि समझो मैं पहले एक एक्सिस बना लेता हूं। एक्सिस ये है अपना, ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, और मैं आपको एक लाइन भी बना लेता हूं जिससे कि आपको समझेगा। अच्छा ये आपका पहला लाइन है, और ये आपका पहला लाइन है, और दूसरा कलर का एक लाइन बना लेंगे हम लोग, ये आपका पहला लाइन और ये आपका दूसरा लाइन, ठीक है। और तो इन दोनों का एंगल क्या हो रहा है, ये देखो एंगल क्या हो रहा है, देखो ये आपका θ1 में है और ये आपका θ2 में एंगल में, ठीक है। और ये आपका V है और ये आपका I है। आपको बस बताना है कौन से लाइन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं, रुको, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कर देते हैं V कर देते हैं और इसको कर देते हैं I कर देते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा। नहीं, मैं अभी भी बोला तुमको ध्यान देना है I और V ध्यान देना है। यहाँ पर I और V आपका 1/r आता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो इसको मान लेते हैं ये A है और इसको मान लेते हैं ये B है। तो आप सब लोग ये तो मानोगे कि स्लोप m ऑफ A और m ऑफ A दैट इज स्लोप ऑफ A स्लोप ऑफ B से ज्यादा होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट इज m ऑफ A इज ग्रेटर देन m ऑफ B। ये तो लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, सब लिख सकते हैं। फिर m ऑफ A मेरा स्लोप ऑफ A मेरे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा स्लोप ऑफ A मेरा I अपॉन V, ये है मेरा स्लोप, है कि नहीं, ये है मेरा स्लोप। अभी मुझे बात बताइए ये मेरा स्लोप एग्जैक्टली दे क्या रहा है, ये मेरा बेसिकली 1/RA दे रहा है ना, 1/RA, ये मेरा 1/RA ग्रेटर देन 1/RB दे रहा है ना, ऐसा दे रहा है ना, ये दे रहा है कि नहीं, क्योंकि स्लोप है ना, ये तो स्लोप है। मैंने आपको पहले बोला था I अपॉन B आपका क्या देता है 1/R, तो m ऑफ A आपका 1/RA देगा, m ऑफ B आपको 1/RB देगा। अभी एक बात है, हमने बेसिक मैथ्स में सीखा है कि अगर आपको इनइक्वालिटी, आपको इसको ऑपोजिट करना है, आपको इसको रेसिप्रोकल लेना है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो आपको यहां पर मिल रहा है RA इज लेस देन R ऑफ B, समझ में आ रहा है, RA इज लेस देन R ऑफ B। तो ये हम लोग को मिला अपना फाइनल आंसर। तो आपका RA का रेजिस्टेंस यहां पर कम है और RB का यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझ में आ रहा है। एंड दिस
finishes us with our Ohm's law का डिस्कशन। थैंक यू अगर आप इधर तक बने रहे हो, है ना। हम लोग और भी कंसेप्ट वीडियोस हम लोग लेके आएंगे, बट उसके लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। एंड आई होप सो यू लाइक द लेक्चर। जैसे कि मैं बोलता हूं, विद अनअकैडमी एनीथिंग इज पॉसिबल, एंड अगर हम आपके साथ है वी कैन क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो टेलीग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स। दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। सायोनारा, बाय बाय।